So topic for the session is कंपनी सेक्रेटरी। जो आज टॉपिक सीखने वाले हैं, ये जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, आप सोचते हो कि आप प्रोफेशनल का एग्ज़ाम पास करने के बाद और इंस्टीट्यूट के सारे ट्रेनिंग्स वगैरह को कंप्लीट करने के बाद जिस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हो, वो उसके बारे में आज डिटेल सीखना है। और प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आज जानने को मिलेगा। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। कैसे ये भी सीखते हैं और कैसे इसको आप प्रिपेयर करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम से कम टाइम में मिले, उसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो एरिया है जहाँ से अपन चूज़ करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर कितना मार्क्स कवरेज है, तो हम लोग आ जाते हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे। और ये देखिए आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 18 के क्वेश्चंस के ऊपर अपन अगर चेक करें तो हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को अगर एनालाइज करें तो अपने को दो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 6A और 6B। 6A 5 मार्क्स ईच एंड 6B 5 मार्क्स। सो 5 + 5 10 मार्क्स के लिए आपका ये चैप्टर है। जून 19 के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे भी चलते हैं और वहाँ भी जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे है, पार्ट 3। तो ये रहा पार्ट 3। और याद रहे ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप इसको छोड़ने की कोशिश करोगे तब भी आपका ये 10 मार्क्स चला जाएगा। तो छोड़ना भी नहीं है। और बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर में से एक है ये क्वेश्चन नंबर 6। A 5 मार्क्स एंड B 5 मार्क्स मीन्स 10 मार्क्स ईच। सो 10 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है। एक बार फिर से थोड़ा प्रोसीड करते हुए देख लेते हैं। ये आपका दिसंबर 19 का क्वेश्चन है। यहाँ भी एक बार चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचना है अपने को, पार्ट 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, A एंड B। सो 5 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये चैप्टर को अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 10 मार्क्स के लिए। और जिस स्टडी नोट से अपन आज सीखने वाले हैं ये दिसंबर एग्जाम के लिए पूरी तरीके से अमेंडेड है। इसलिए अगर कोई पीछे का आपके पास नोट्स है, बुक है, तो आप इसको पढ़ते हुए उन सारे एरियाज़ को, उन सारे जगहों पे अमेंडमेंट ले सकेंगे जहां पे आपको इस एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के लिए ज़रूरत है। तो ये जो चैप्टर है ये तो सीख चुके कि 10 मार्क्स के लिए है। अब एक बात और, तो क्यों नहीं इस चैप्टर के ऊपर यहीं पे लिख देते हैं 5 + 5 इक्वल्स 10 मार्क्स। करेक्ट। इस पूरे चैप्टर के दो हिस्से हैं। एक में हम लोग सीखेंगे कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। बिकॉज जैसे ही आप प्रोफेशनल का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जो ट्रेनिंग वगैरह है वो कंप्लीट करेंगे,
फिर आप इंस्टीट्यूट के मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, और जब मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा तब जाकर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर कहलाएंगे, और फिर आपका ये पूरा ही चैप्टर वहाँ से दिखने लगेगा कि अब आपका रोल डिफाइन हो जाएगा। या तो आप प्रैक्टिस के रूप में काम करेंगे, प्रैक्टिशनर में, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या फिर आप कहीं किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। तो आपका ये दो रास्ता चूज हो जाएगा। अब आप या तो आप सर्विस में हो एम्प्लॉयमेंट में, या फिर आप प्रैक्टिस में हो। दोनों ही हालत में आपको कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर बताया गया है कि हम लोगों को क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करना है। सो आपका जो 10 मार्क्स था, ये 10 मार्क्स इसी पर्टिकुलर जगह से पूछा गया था, और आगे भी फोकस एरिया यही रहेगा। अभी मैं आपको बैकग्राउंडर दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूरे चैप्टर में से किस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस रखेंगे, कहाँ आपको ज़्यादा सीखने की जगह है, और हार्डली आप 1.5-2 घंटे लगा के 10 मार्क्स को अच्छे से कवर करके एग्जामिनेशन में पहुँचेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको 5+5 मार्क्स मिला था। ये है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पहले एक ब्रीफ लेते हैं और फिर इसको कैसे पढ़ेंगे वो भी समझते हैं। तो ये है ब्रीफ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हम लोगों का गाइडलाइन है कि हम लोग किस रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो रेगुलेशन जो हमारा है वो है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, और इसके साथ साथ हम लोगों को रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है, वो है 82 का रूल्स। तो ये दो चीज़ें, और प्लस रेगुलेशंस, जो कुछ भी काउंसिल टाइम टू टाइम रेगुलेशन हम लोगों को नोटिफाई करती है, उन रेगुलेशंस को। तो टोटल आपके पास ये 3 बातों को ध्यान रखना है। एक है एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, फिर उसके बाद रूल्स, कंपनी सेक्रेटरीज रूल्स 1982, और गाइडलाइंस इश्यूड बाय काउंसिल टाइम टू टाइम। अब आ जाते हैं हम लोग कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के ऊपर 1980 के अंदर। यहाँ हमारे पास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया गया है, और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नाम से क्लियर है कि ये सारे काम नहीं करने हैं, अदरवाइज हम लोग प्रोसिक्यूट किए जाएंगे और हम लोगों के ऊपर फाइन पेनल्टी होगी। तो कई बार आपका मेंबरशिप भी जा सकता है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो बताया गया है वो एक्ट के शेड्यूल में है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 को याद रखिए, फिर उसमें थोड़ा और पहुंचते हैं अंदर तो मिलता है शेड्यूल। ये है शेड्यूल 1 और ये है शेड्यूल 2। दो शेड्यूल है, इनमें हमारे को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बोला गया है कि नहीं करना है। तो एक बार पहले इस चार्ट को याद करना है, फिर प्रोसीड कर पाएंगे। ये चार्ट क्या है? सो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मैंने कुछ खास नहीं बताया आपको, आपको सिर्फ ये कहा एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, और उसके अंदर है 2 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 ही पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। होपफुली याद रहा सब कुछ खास बातें नहीं हैं अभी तक। अब थोड़ा सा और ऐड करते हैं इंफॉर्मेशन। पार्ट 1 में 11 क्लाउजेज हैं, पार्ट 2 के अंदर 2 क्लाउजेज है, पार्ट 3 के अंदर 3 क्लाउजेज है, और पार्ट 4 के अंदर 2 क्लाउज। 11 + 2 + 3 + 2, 11 + 2 + 3 + 2, ये सब कुछ शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 1 10 क्लाउजेज, पार्ट 2 4 क्लाउजेज, और पार्ट 3 में सिर्फ 1 क्लाउज है। तो आपको ये सब कुछ याद रहा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980,
एक्ट के सबसे लास्ट के हिस्से में दो शेड्यूल, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, जो बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, दोनों ही शेड्यूल में शेड्यूल 1 की तरफ पहले प्रोसीड करते हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, 11 + 2 + 3 + 2, और शेड्यूल 2 में पहुंचते हैं 10 + 4 + 1। अब थोड़ा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। पार्ट 1 शेड्यूल 1 में है, पार्ट 1 ये कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के एरिया में जाएंगे या इंस्टीट्यूट आप सर्विस करेंगे तो आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने बात किया, वो कहा कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस। टाइम टू टाइम इतना कुछ नहीं बोलूँगा, आपको CSP कहूँगा, आपको याद रखना CSP। सो CSP के लिए फिर सेकंड जो आया वो है इन सर्विस के लिए। थर्ड है CSP प्लस सर्विस, दोनों के लिए, इसलिए हमने इसको जनरल कहा। सो पार्ट 1 CSP के लिए, पार्ट 2 इन सर्विस के लिए, और पार्ट 3 CSP प्लस सर्विस, बोथ के लिए। अभी तक मैंने जो बात किया वो सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का किया, आपको अंडरलाइन कर लेना है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप जब अपने प्रोफेशन को प्रोफेस करें उसके अंदर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। लेकिन अदर मिसकंडक्ट, इसका ये मतलब प्रोफेशन से नहीं है, ये इन जनरल है। आप अपने प्राइवेट लाइफ में भी किन कामों को नहीं करेंगे सो दैट कि इंस्टीट्यूट का जो रेपुटेशन है उसके ऊपर कोई अफेक्ट हो, तो ये अदर मिसकंडक्ट है, और ये सब के लिए है। आप मेंबर हैं तो आप या तो CSP हैं या फिर आप इन एम्प्लॉयमेंट में हैं, दैट इज इन सर्विस में हैं, बोथ के लिए। तो मैंने फर्स्ट 3 की बात जो किया उसमें मैंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा, और एक एक करके बात करते हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर CSP, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सर्विस एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर बोथ इधर CSP और सर्विस। और पार्ट 4 में जो 2 क्लाउज है वो अदर मिसकंडक्ट है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, याद रखना, फॉर CSP और इन सर्विस और अदरवाइज कोई भी, मतलब मेंबर हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, शेड्यूल 2 में आ जाते हैं। शेड्यूल 2, अगर शेड्यूल 1 हम लोग सीख चुके हैं तो शेड्यूल 2 आपको याद करना आसान है। शेड्यूल 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख रहे हो कि इसमें एक शेड्यूल कम है, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जैसे हमने यहाँ पे पार्ट 1, 2, 3 में बात किया था, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ 2 में बात कर रहे हैं। और थर्ड जो है अदर मिसकंडक्ट है, जो जैसे हमने पार्ट 4 में बात किया वैसे ही पार्ट 3 में। तो आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर CSP, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, मीन्स जो भी मेंबर्स हैं सबके लिए, या तो CSP हैं चाहे आप सर्विस में हैं, बोथ के लिए है। और फाइनली अदर मिसकंडक्ट है, तो अदर मिसकंडक्ट मैंने आपको कहा इन प्राइवेट लाइफ आप इसको अवे करेंगे सो दैट कि रेपुटेशन इंस्टीट्यूट का ख़राब नहीं हो, तो ये मेंबर्स के लिए है। आप सर्विस में हैं, CSP हैं, अदरवाइज सिर्फ आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं तो आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो शेड्यूल 2 में इन सर्विस के लिए जो था यहाँ पार्ट 2 ये गायब है, तो इसीलिए आपके पास एक पार्ट भी कम है। अब मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा याद रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि जब आपने पार्ट 1 बात किया और शेड्यूल 1 बात किया और शेड्यूल 2 बात किया, तो दोनों में ही आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट बात कर रहे थे, तो 2 आपने शेड्यूल क्यों बनाया? इसके लिए आपको डिसिप्लिनरी एक्शन के ऊपर पहुंचना होगा, जो आपको थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड में बताता हूं, फिर अपन पहुंचते हैं।
ये इस पूरे के लास्ट में मिलेगा, जहाँ पे हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि 2 शेड्यूल है, दोनों शेड्यूल के लास्ट में पहुंच चुके हैं। ये है डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन की जब बात कर रहे हैं, मैं पहले शुरुआत ही हो चुकी है डिसिप्लिनरी एक्शन की, अब यहीं से बात कर रहा हूँ। और आपको याद रखना है, ये भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, पीछे आ चुका है, और इसको आपको ध्यान रखना है। डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर आप कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आते हैं, फॉल करते हैं, आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन की जाती है इंस्टीट्यूट को, तो सबसे पहले आपको याद रखना है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट। सो ये एक डिपार्टमेंट है आईसीएसआई का, जहाँ पे डायरेक्टर डिसिप्लिन उसको हेड करते हैं और कंप्लेन उन्हीं को जाता है। तो आप समझ चुके, सबसे पहले डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट मीन्स डायरेक्टर डिसिप्लिन। तो जब कभी भी कोई भी मेंबर के अगेंस्ट में किसी भी तरह का मिसकंडक्ट का कंप्लेन करेगा कोई, तो वो कंप्लेन एड्रेस्ड होगा टू द डायरेक्टर डिसिप्लिन को, और वो ये देखने के बाद कि किस तरह का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है या इस तरह का उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस लगाया गया है, कंप्लेन किया गया है, तो सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये शेड्यूल 1 का है या शेड्यूल 2 का है। अगर ये शेड्यूल 1 का है तो इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो भेज देंगे, सॉरी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ही इसको आगे प्रोसीड करेगा। और अगर ये शेड्यूल 2 का है, तब फिर जाकर डिसिप्लिनरी कमिटी को भेजा जाएगा। तो आपको मैंने जो कुछ बताया वो ये कहा कि कंप्लेन किया जाएगा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डिसिप्लिन को, वो देखेंगे कि ये शेड्यूल 1 का मामला है या शेड्यूल 2 का मामला है। शेड्यूल 1 का अगर मामला है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, और अगर शेड्यूल 2 का मामला है तो डिसिप्लिनरी कमिटी को। समझ चुके आप? थोड़ा और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो लेयर है वो 4 लेयर है। लेयर 1 डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, बोलने से डायरेक्टर डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 2 बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 3 ये थर्ड लेयर है, ये है डिसिप्लिनरी कमिटी, और इनके बाद है अपीलेट अथॉरिटी, ये है 4। सो 4 लेयर में डिवाइडेड है। कोई भी कंप्लेन आया तो कहाँ पे आया? डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने ये देखा कि अगर ये मामला सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 का है, क्या बोला मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 का है, तो ये जाना कहाँ है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। अगर इसमें शेड्यूल 2 का मामला है या साथ में मिलाकर कोई शेड्यूल 1 का भी मामला है, लेकिन अगर कोई भी एक कंप्लेन शेड्यूल 2 का उसमें इन्वॉल्व है, तब ये रेफर किया जाएगा डिसिप्लिनरी कमिटी के पास, और डिसिप्लिनरी कमिटी ही इसको देखेगी, इस कंप्लेन को। और इन दोनों के बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में किसी भी अग्रीव्ड पार्टी को अगर अपील करना है तो अपील टू अपीलेट अथॉरिटी होना। कंप्लीट। अब आते हैं एक एक करके कि अगर मान लेते हैं कि शेड्यूल 1 का मामला आया और वो डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास आया, तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास भेजा गया है, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसको रिटन स्टेटमेंट लेगी, उनकी बातों को सुनेगी, डेट को एक टाइम दिया जाएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों पार्टी को अपीयर होना होगा, अपनी अपनी बात चाहे पर्सनली और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो रखेंगे, और फिर उनका जो एक्शन हो सकता है, तो ये कुछ एक्शन हो सकता है 1, 2 एंड 3। या तो अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है मेंबर, तो उसको कुछ चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है कि आप आगे से इस काम को नहीं करेंगे। दूसरा हो सकता है कि
मामला थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो तो उनका नाम जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है उससे 3 महीने तक, अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास पावर है अप टू 3 मंथ्स तक उसको रिमूव कर सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर से। और फाइन भी, उसका भी पावर है, तो फाइन इम्पोज कर सकती है अप टू 1 लाख। अगर यही मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के पास पहुंचा है, वैसे में आप समझ चुके हो, या तो शेड्यूल 2 का मामला है या उसमें शेड्यूल 1 भी साथ में शामिल है, बोथ भी हो सकता है, बट कोई एक कंप्लेन जो है वो शेड्यूल 2 का ही है। तो ऐसे में फिर डिसिप्लिनरी कमेटी देखेगी, और डिसिप्लिनरी कमेटी भी उनको मेंबर्स को एक बार चेतावनी देकर छोड़ सकती है कि आप आगे से इसको ना करें, या फिर रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर परमानेंटली कर सकती है, या अप टू सच टाइम पीरियड जैसा उनको ठीक लगता है कि कितनी बड़ी गलती हुई है उस हिसाब से तो कर सकते हैं। और अगर फाइन इम्पोज करते हैं तो अप टू 5 लाख ये सब कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको, और अगर इन दोनों के अगेंस्ट में अग्रीव्ड पार्टी को अपील करना है तो अपीलेट अथॉरिटी है। तो आपने सबसे पहले जो सीखा वो सीखा डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में। मतलब आप समझ चुके हो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 इन दोनों के बारे में मैंने क्यों आपको दो अलग अलग शेड्यूल में डिवाइड कर दिया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एक थोड़ा लेस सीरियस नेचर का है और एक थोड़ा ज़्यादा सीरियस नेचर का है। तो आपने इन दोनों को समझ लिया। अब वापस चलते हैं मिसकंडक्ट के ऊपर, जहाँ से अपने को वापस यहाँ से एग्ज़ाम का स्कोर ऑब्टेन करना है। 5+5 मार्क्स अपने को स्कोर करना है। तो शेड्यूल 1 11 + 2 + 3 + 2 और शेड्यूल 2 10 + 4 + 1। आपको इतने मिसकंडक्ट को पढ़ना है और उसके आंसर्स समझना है। इसके लिए मैंने आप लोगों की मदद के लिए एक शॉर्ट नोट दे रखा है। आपको इन सारे FAQs को सिर्फ रीड आउट करना है 2-3 बार जोर जोर से बोलकर, और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपका आंसर भी यहीं पे मिलेगा और क्वेश्चन भी यहीं मिलेगा। लाइफ टाइम आपको याद रखना है कि ये ही बात मिसकंडक्ट में है और इसमें क्या करना होता है या क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो शुरुआत कीजिए शेड्यूल 1 से। शेड्यूल 1 में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में 11 क्लाउज, पार्ट 2 में 2 क्लाउज, पार्ट 3 में 3 क्लाउज एंड पार्ट 4 में 2 क्लाउज। तो चलो शुरुआत करें पार्ट 1 से। पार्ट 1 ये याद है, पार्ट 1 CSP के लिए है। मैं बार बार बोल रहा हूँ CSP बोलूँगा मतलब कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। ये पूरा 11 का 11 क्लाउज CSP के ही ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी साइंटिफिक वे में आपके लिए मैंने ये शॉर्ट नोट बना दिया है, जहाँ मैंने रेड कर दिया है। अगर आप कभी भी भूल भी जाओ, सिर्फ आप इन रेड को देख लोगे तब भी आपको क्वेश्चन क्या है उस क्लाउज के अंदर, किस तरह का मामला होगा, तो अपने को आंसर क्लाउज 1 का रेफर करना है तो पता लग जाएगा। जैसे क्लाउज 1 क्वेश्चन क्या है, कैन अ CSP allow any other person to practice in his name as a company secretary? तो क्या कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस किसी दूसरे पर्सन को अपनी जगह पे अलाउ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? आंसर इज नो, एक्सेप्ट अनलेस सच पर्सन इज आल्सो अ CSP एंड, वर्ड लगा हुआ है एंड, इन पार्टनरशिप विद द और एम्प्लॉयड बाय हिम। कंपनी सेक्रेटरी के पास जो काम आया है, आपको मालूम है कि वो एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी का काम है, या तो वो खुद करेंगे या फिर अपने किसी पार्टनर को। यहाँ लिखा हुआ अनलेस सच पर्सन इज आल्सो अ CSP एंड, बिना एंड के पढ़ना नहीं है। पहले तो उस पर्सन को कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होना है,
लेकिन कोई भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं, वो उनके साथ पार्टनरशिप में होने चाहिए या फिर उनका एम्प्लॉय होना चाहिए। तो हम लोग जब सीएसपी होते हैं तो हमारे पास दो तरीके से काम होता है, हम लोग दो तरीके से काम कर सकते हैं, या हम सोल प्रोप्राइटर में हैं या फिर हम लोग पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे हैं तो अपने नीचे एम्प्लॉय रख सकते हैं। एम्प्लॉय भी अगर सीएसपी है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, तो अगर अपन खुद नहीं कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय करेगा। या फिर मान लेते हैं कि कोई आपने पार्टनर बनाया है, किसी सीएसपी के साथ पार्टनरशिप किया है और फॉर्म ओपन किया है, तो आप फॉर्म में जो आपके दूसरे पार्टनर हैं वो आपके जो वर्क है उसको अंडरटेक कर सकते हैं। तो फॉर्म में जो भी कोई काम आएगा उसको कोई दूसरा पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर जो जिसको असाइन किया जाएगा काम, वो ले सकता है, या फिर उसका कोई एम्प्लॉय के रूप में अगर कोई सीएसपी है, सीएसपी ही एम्प्लॉय में है, सिर्फ वही ले सकता है। अदर देन सीएसपी जो एम्प्लॉय में है वो नहीं उसको अंडरटेक कर सकता है। तो आपका ये ऑब्लिगेशन है कि आपको अपना काम आप सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ कर सकते हो, या तो खुद करो, और नहीं खुद कर रहे हो तो अपने किसी सीएसपी पार्टनर या अपने किसी सीएसपी एम्प्लॉय को ही आप ये ऑफर कर सकते हो। ठीक है, 1 2। अब क्लॉज 2 में आ गए। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये यही क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन यही होगा। अब इसमें आप मिस्टर राम श्याम हरी लगा दो तो कैन मिस्टर राम CSP अलाउ एनी अदर पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम? आप कहेंगे आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे शुरुआत करेंगे क्लाउज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ऐसा करेंगे। एज पर क्लाउज 1 of part 1 of schedule 1 of company secretaries act 1980, a CSP cannot allow any other person to practice in his name as a company secretary except unless such person is also a CSP and is in employment or in partnership with him। तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया और आपको 5 मार्क्स मिल गया। बस इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए चलते हैं। आपके लिए हर मैंने क्लाउज पे एक एक क्वेश्चन के रूप में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए फिर आपके लिए एक आसान सा क्वेश्चन, क्लाउज 2, कैन अ सीएसपी शेयर हिज प्रॉफिट? यही वर्ड याद रखना, शेयर हिज प्रॉफिट विद एनी अदर पर्सन। प्रॉफिट में शेयरिंग, हम लोग क्या अपने प्रॉफिट में शेयरिंग अलाउ कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को? स्ट्रेट वे में शुरुआत करनी है, नो, नहीं। एक्सेप्ट विद, इन सबों का अलाउड, इन सबों के साथ हम अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयर करना मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरे के साथ प्रॉफिट अपना, अगर क्लाइंट से कोई हमारे को रेम्युनरेशन मिलता है तो उसमें से कुछ प्रॉफिट अपन शेयर कर सकते हैं। किसके किसके साथ? सिर्फ ये सब याद रखो, मेंबर ऑफ ICSI, रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन आर्किटेक्चर, या बैचलर ऑफ लॉ, या MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन लोगों के साथ अपन प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। लाइकवाइज शेड्यूल क्लाउज 3, तो क्लाउज 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। बार बार अपन इसको बोलेंगे नहीं। 2 में अभी हमने कहा शेयर देने का बात कर रहे थे, अब लेने की बात करते हैं। कैन अ CSP एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी अदर पर्सन या फ्रॉम एनी अदर पर्सन? स्ट्रेट वे में पहले कहेंगे एज पर क्लाउज 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, नो, a CSP cannot accept any part of his profit with any other person except with, बाकी अभी अभी आपने पढ़ा था,
एक ही बार याद रखिए, आपको क्लॉज 3 एंड 4 दोनों में काम आएगा। सो क्या क्या याद रखा था? मेंबर्स ऑफ ICSI, रिटायर्ड पार्टनर, यहाँ से आपको अच्छा याद रहेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये तो तीनों याद ही है। मेंबर, रिटायर्ड पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। बाकी दो प्रोफेशन आपको मिलता जुलता है, CA, CWA और LLB। इसके अलावा कुछ इंजीनियर्स, सो एक्चुअरीज, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये सब भी, और आर्किटेक्ट, साथ में MBA। तो इनके साथ हम लोग अपने प्रॉफिट का लेन देन कर सकते हैं। क्लॉज 4 फिर याद रहा, कैसे इसको पढ़ते हैं? क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। क्वेश्चन क्या है? कैन अ CSP एंटर इनटू पार्टनरशिप? अब वर्ड आया है पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप किसके साथ कर सकते हो? पार्टनरशिप डीड बना के कर सकते हो, ये कन्वेंशनल मोड है कंपनी, ये पार्टनरशिप एक्ट 1930। या फिर LLP एक इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आया है। सो LLP एक्ट 2008 के हिसाब से भी अकॉर्डिंगली आप LLP बना के पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले कहेंगे नो, एक्सेप्ट विद। अब किन के साथ कर सकते हैं? सो CSP, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या मेंबर्स ऑफ, याद रहेगा, CA, CMA, एडवोकेट्स मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यही लिखना है आपको, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, या फिर प्रोफेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया whose qualification related to company secretary recognized by the council। इंडिया में इन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर कि अगर किसी प्रोफेशनल बॉडी या इंस्टीट्यूशन के किसी क्वालिफिकेशन को हमारे काउंसिल के तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उनको, जिनको रिकॉग्नाइज हम लोगों ने किया है जो कंपनी सेक्रेटरीज का कोर्स, उन लोगों के साथ आउटसाइड इंडिया उन प्रोफेशनल बॉडीज या इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। पहली बार ये बात आई है। अभी तक आपको न तो 1 में, क्लॉज 1 में बताया, न ही 2 में बोला, न 3 में बोला, पहली बार क्लॉज 4 में बोला है, याद रखें। क्लॉज 5, कैन अ CSP सिक्योर प्रोफेशनल वर्क थ्रू एनी अनइथिकल मीन्स? पढ़ते ही तुमको आंसर समझ में आ जाता है कि क्या हम लोग अनइथिकल मीन्स अडॉप्ट करके अपना प्रोफेशनल वर्क सिक्योर करना चाहेंगे? नो, नहीं, स्ट्रेट वे में आंसर बोलना है नो। CSP कैन नॉट सिक्योर प्रोफेशनल वर्क बाय अनइथिकल मीन्स और बाय मीन्स which are not open to company secretary or through the services of a person who is not in the employment or partner। तो अगर हमारा कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय है, सिर्फ उनके थ्रू सिक्योर करते हैं या इथिकल मीन्स के थ्रू सिक्योर करते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लॉज 6, कैन अ CSP solicit clients or professional work through circular, advertisement और by any other means? क्या हम लोग काम के लिए एडवर्टीजमेंट दें? क्या हम लोग सर्कुलर दें न्यूज़पेपर में? क्या हम लोग एडवर्टीजमेंट, अलग अलग मीडियम है आजकल, आपको और कई सारे मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गए हैं, व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह से हम लोग क्या इस तरीके से एडवर्टीजमेंट देकर क्लाइंट को सॉलिसिट करने की कोशिश करें? आंसर इज नो। CSP कैन नॉट सॉलिसिट क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क either directly or indirectly through circular, advertisement, professional communication, interview or by any other means। पॉइंट नंबर 7, क्लाउज 7 कहता है, पढ़ने का तरीका याद है, क्लाउज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, whether CSP can apply or request or invite or secure professional work from another CSP। क्या हम लोग दूसरे CSP से किसी दूसरे प्रोफेशनल, अपने सिमिलर प्रोफेशनल, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, क्या उनसे काम मांग सकते हैं? यस,
यस, अपने प्रोफेशन के लोगों से आप काम मांग सकते हैं। यस, सीएसपी कैन अप्लाई और रिक्वेस्ट और इनवाइट और सिक्योर प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम एनी अदर सीएसपी। वैसे काम के दायरे को बढ़ा दिया गया है। आपने देखा कि पार्टनरशिप आप किनके साथ कर सकते हैं। क्लॉज 4 में पार्टनरशिप बताया गया था। आप एक एलएलपी बना लो, आप एक पार्टनरशिप बना लो और आप इन लोगों के साथ पार्टनरशिप करके काम कर सकते हो। इवन अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात है, लेन देन की बात है, तो आपको क्लॉज और क्लॉज 2 में पूरा एक लिस्ट बताया गया। आप इन लोगों के साथ अपने प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्लॉज 7 को सब्जेक्ट टू पढ़ना है। क्लॉज आपने अभी अभी पढ़ा। क्लॉज कैसे, क्लॉज 4, क्लॉज 3 एंड 2, तो इन सबों के साथ मिलकर पढ़िए। ये कंसोनेंस में पढ़ना होगा। क्लॉज 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लॉज है और ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और एग्जाम में और प्रोफेशनल लाइफ में आपको कई बार ये क्लॉज 8 का सामना करना पड़ सकता है। क्लॉज 8 क्या कहता है? सबसे पहले, कैन अ सीएसपी रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स और इंक्वायरीज issued by various users of professional services or organizations? Yes, तो अगर कहीं पे टेंडर आया है प्रोफेशनल वर्क के लिए तो ऑब्वियसली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन इसी क्लाउज 8 में हम लोग से पूछा जा सकता है, इज देयर एनी नीड टू मेक कम्युनिकेशन थ्रू एक्सेप्टिंग द पोजीशन एज अ सीएसपी प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। अगर किसी एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास पहले से किसी क्लाइंट का काम है और अब क्लाइंट आपको इस साल के लिए ऑफर कर रहे हैं, पिछले साल तक कोई दूसरे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस उसको कर रहे थे, काम को अंडरटेक कर रहे थे और इस साल आपको ऑफर किया गया है, क्लाइंट ने आपको ऑफर किया गया है, तो क्या आपको उनको पहले बताना चाहिए पुराने वाले जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या आपको चुपचाप ही अपना काम शुरू कर देना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ Company Secretaries Act 1980 provides, yes, it is mandatory for a CSP to make communication in writing before accepting the position of CSP previously held by another CSP. तो पहले से अगर कोई CSP काम कर रहे थे तो पहले आप उनको कम्युनिकेट कीजिए इन राइटिंग, ये जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के एक लाइन और पढ़ लेना है। इज देयर एनी प्री रिक्विजिट ऑफ सीकिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? क्या उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा? नहीं, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की बात नहीं कहा है मैंने। देखिए, ये प्रोफेशनल कटसी है। अगर आप किसी भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास पहले से असाइनमेंट था और इस साल आपको असाइनमेंट मिला है, तो ये जो क्लाइंट है उसका राइट है, वो किसी से भी असाइनमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं, पर आपका प्रोफेशनल कटसी कहता है कि आप प्रायर कम्युनिकेशन जरूर करें। कैसे? ये मोड याद रखना, शुड बी सेंट डिजायरेबली थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड डिलीवरी विद एक्नॉलेजमेंट, सो दैट कि ये कंप्लीट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सके। सिर्फ चिट्ठी भेज देना ही सफिशिएंट नहीं होगा, बट एक्नॉलेजमेंट बाय द एड्रेसी ऑफ द सेम इज इसेंशियल। तो ये प्रोफेशनल कटसी आपको मेंटेन करना है। अब अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो क्लॉज 9 डेडिकेटेड है। कैन अ सीएसपी इश्यू एन एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं? नो। अगर एडवर्टीजमेंट की आप बात कर रहे हो तो ये एडवर्टीजमेंट मैंने क्लॉज 6 पे भी कहा था, क्लॉज 6 पे, और अभी अभी क्लॉज 9 पे बात कर रहा हूं। तो क्लॉज 6 में बोला कि सॉलिसिट क्लाइंट थ्रू सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और अदर मोड, तो कहा था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब इसको एलोबरेट कर रहा हूं। सो
आप अभी अभी जो क्लाउज 6 पढ़े हो उसको इन कंसोनेंस विद क्लाउज 9 पढ़ो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो पहले आपको कहा है कि आप नहीं दे सकते ऐसा एडवर्टाइजमेंट, ये प्रोहिबिटेड है। CSP इज प्रोहिबिटेड टू एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल सर्विस। लेकिन मैंने आपको कहा कि काउंसिल टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है, और अगर इसके लिए कोई गाइडलाइन इशू किया गया है तो आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। सो CSP कैन इश्यू एडवर्टाइजमेंट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ गाइडलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय PCS issued by the council. Can a CSP charge professional fee based upon findings or results? आप परसेंटेज भी साथ में लिख लीजिए, परसेंटेज के टर्म्स में आप क्या फीस चार्ज कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप प्रोफेशनल हैं, आप परसेंटेज के टर्म्स में नहीं, आप लमसम। प्रोफेशनल का परसेंटेज का मतलब हो जाएगा, अगर कहीं आपको फीस परसेंटेज के रूप में बोल दिया जाए तब तो आप उसके प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी रिजल्ट है आप उसको इन्फ्लेट करने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा करना गलत है। तो परसेंटेज टर्म्स में आपको नहीं चार्ज करना है। यूजुअली आंसर इज नो। CSP कैन नॉट चार्ज और ऑफर टू चार्ज और एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट फी बेस्ड ऑन परसेंटेज। सो परसेंटेज के बेसिस पे आपको फीस चार्ज नहीं करना है। आपको अपफ्रंट, आपको इन टोटलिटी में लमसम शुरुआत में ही बताना है कि इस काम के लिए आपका फी ये होगा। अगर उसमें कोई ब्रेकअप है तो ब्रेकअप के साथ बताइए। और विच आर कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स और रिजल्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर जो इतना मैं आपको इसमें बचा दूंगा तो जो भी आपका इसमें प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट हो जाएगा, उस पर इतना पर्टिकुलर परसेंटेज ले लूंगा, एक्सेप्ट एज परमिटेड। लेकिन कहीं कहीं पे परमिटेड है। अगर आप लिक्विडेटर बनते हैं, आप IBBI एक्ट के अंदर जो प्रोफेशनल होते हैं तो वहाँ पे आपको परमिटेड है कि आप परसेंटेज के रूप में, लिक्विडेटर के रूप में आप परसेंटेज में चार्ज करते हैं। ये परमिटेड है उस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये सब कुछ आप परमिटेड जहाँ है वहाँ तक आप उस पर्टिकुलर पोजीशन में आप परसेंटेज में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फिर डेडिकेटेड क्लाउज है वेबसाइट के लिए, क्लाउज 10। कैन अ CSP लॉन्च हिज ऑन वेबसाइट? येस और नो? येस, वेबसाइट आप अपना बना सकते हैं। CSP कैन लॉन्च हिज ऑन वेबसाइट, लेकिन उसके लिए आप क्या वेबसाइट पर लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, किस तरह का डिस्क्लेमर दे सकते हैं। सो डिस्क्लेमर के लिए भी और पूरे वेबसाइट के लिए भी एक गाइडलाइन, जो भी काउंसिल ने गाइडलाइन बना रखा है, गाइडलाइन फॉर एडवर्टीजमेंट बाय PCS, आपको उनका ध्यान रखना है, उस पैरामीटर में आपको वेबसाइट बनाना है। कैन अ CSP इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन? आप CSP अगर हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैं, तो आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। सो नो, CSP कैन नॉट इंगेज हिमसेल्फ इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन CSP। तो CSP का काम को छोड़कर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। मैंने बात पूरा नहीं किया। अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल। अगर आपको काउंसिल जिन जिन कामों के लिए परमिट करती है, किसका परमिशन? काउंसिल का परमिशन। काउंसिल ने जिन जिन कामों के लिए परमिट किया है आप वो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने टाइम टू टाइम कहा कि काउंसिल गाइडलाइन इशू करती है, और काउंसिल ने गाइडलाइन इशू किया है और उन सारे कामों को आप कर सकते हैं। वो मैं आपको जब मैट की तरफ प्रोसीड करता हूँ वहाँ पे अपन इसको डिटेल में देख लेंगे। आगे बढ़िए। यहाँ पे एक और भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। However, a company secretary can be a director of a company. कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर हो सकते हैं, इसकी कहीं रुकावट नहीं है, इसकी छूट है, आप डायरेक्टरशिप ले सकते हैं। What are the other business or occupation engaged to which by a CSP has been generally permitted by the council? तो आपको जनरल परमिशन जो दिया गया है, जनरल परमिशन के लिए ऑलरेडी स्टडी नोट्स में इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग उसी को
रेफर करेंगे, वहाँ से सीखेंगे। कुछ कामों के लिए, जैसे सेक्रेटरी के रूप में काम करना, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, उसका सोसाइटी का सेक्रेटरी, ट्रस्टी बनना, एग्जीक्यूटर बनना, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपका अपॉइंटमेंट, आर्बिट्रेटर के रूप में अपॉइंटमेंट, रिसीवर के रूप में अपॉइंटमेंट, अप्राइजर के रूप में अपॉइंटमेंट, वैल्यूअर, इंटरनल ऑडिटर, इन सबों के रूप में आपका क्या अपॉइंटमेंट पॉसिबल है? क्या इसके लिए काउंसिल का परमिशन लेने का ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी रेगुलेशन 168(2) ऑफ द रेगुलेशन ने इसको परमिट किया हुआ है और नो स्पेसिफिक परमिशन इज रिक्वायर्ड। तो ऑलरेडी ये परमिटेड एक्टिविटीज़ है, ये कर सकते। तो आपने डायरेक्टर के रूप में भी देखा, और मैंने एक जनरल परमिशन का बात बोला है जो स्टडी नोट्स में सीखेंगे, और बाकी सबों के रूप में भी आप, और इसके अलावा भी आप काउंसिल अगर आपको स्पेसिफिक परमिशन किसी काम के लिए देती है तो आप वो कर सकते हैं। तो अब हम लोग पार्ट 1 के सबसे लास्ट क्लॉज पे हैं। क्लॉज कहता है, क्लॉज 11 की डेजिग्नेशन, कैन अ सीएसपी यूजेस डेजिग्नेशन अदर देन कंपनी सेक्रेटरी ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड। आप अपने लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, डॉक्यूमेंट पे किस तरीके से अपने डेजिग्नेशन को लिखेंगे? तो इसके लिए आपका कोई भी जो डिग्री है, यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से जो आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, आपने कोई और भी यूनिवर्सिटीज से या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कोई दूसरा आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, उन सबों को आप लिख सकते हो। ये आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आप अपने विजिटिंग कार्ड ये सबों के ऊपर मेंशन कर सकते हो। सो यूज ऑफ टाइटल इंडिकेटिंग द मेंबरशिप, तो आप सीएस के साथ सीए हैं, सीएमए हैं, एमबीए हैं, इन सबों को आप लिख सकते हैं। दीज ऑल आर अलाउड। आप अपने डेजिग्नेशन, तो आप ये तो समझ चुके हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है, वो सब आपको अलाउड है, अलाउड एक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं है, अलाउड डेजिग्नेशन है। लेकिन क्या डेजिग्नेशन आप नहीं कर सकते हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए, एक तो ये है कि आप कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं अपने डेजिग्नेशन को। तो आपने अपना नाम लिखा CS ABC कुमार, नीचे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं। या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, ये भी लिख सकते हैं। ये सब आपको अलाउड डेजिग्नेशन है। लेकिन क्या नहीं लिख सकते हैं आप? ये सब कुछ नहीं लिख सकते। कंपनी लॉ कंसल्टेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डबल टिक कीजिए, ये सब कुछ आप नहीं लिख सकते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्लाउज है, एग्जाम में पूछेगा तो इसमें से कोई भी आपको, इसीलिए ये सबसे अलग से एक पेज दिया गया है। और नेक्स्ट, कैन अ CSP अलाउ एनी अदर पर्सन टू साइन ऑन हिज बिहाफ। तो आप सोचो, क्या आप एज अ प्रोफेशनल आप अपने बिहाफ पे किसी दूसरे को साइन करने का अलाउ करोगे? नहीं। जो काम आपको मिला है, या तो सिर्फ आप करेंगे, या आपका कोई पार्टनर करेगा, या आपका एम्प्लॉय जो CSP है वो करेगा। आपने शुरुआत में ही क्लाउज 1 में पढ़ा था ना, ये क्लाउज 1 का ही एक्सटेंशन है, क्लाउज 1 याद कीजिए। क्लाउज 1 हमने कहा था कि CSP इसको अलाउ कर सकता है अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए, या तो अपने CSP पार्टनर को, या फिर CSP एम्प्लॉय को, इसके अलावा और किसी को नहीं। बस उसी का एक्सटेंशन आप क्लाउज 11 पे याद रखिए। तो आप इसके अलावा और किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आपके, जब आपने काम के लिए अलाउ किया इन्हीं लोगों को, तो साइन भी करने के लिए उन्हीं को आप अलाउ करेंगे। सो CSP कैन नॉट अलाउ अ मेंबर हु इज नॉट अ CSP और मेंबर or who is not a partner to sign anything on his behalf or on behalf of his firm which is required to certify as a company secretary or any other statement relating to। तो सिग्नेचर भी वही लोग करेंगे जो जिनको आपने अलाउ किया अपने नाम से प्रैक्टिस करने के लिए। करेक्ट। अब इसके बाद हमारा पार्ट 2 शुरू होता है, शेड्यूल 1 में ही है। आपको याद है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सो पार्ट 2 में 2 क्लाउज है, पार्ट 3 में
3 क्लाउज है और फिर पार्ट 4 में 2 क्लाउज। तो पार्ट टू याद करते हैं एक बार, ये सर्विस वाले के लिए है, एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए, है ना। तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट वालों को भी भूलना नहीं है, उनके भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को याद रखना है। तो एक एक करके क्वेश्चन पढ़िए। कैन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, अब ये दोनों ही बात डेडिकेटेड है सर्विस वालों के लिए, एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए। पे और अलाउड टू एग्री टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन इन एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल अंडरटेकन बाई हिम। आपको कोई जॉब दिलाने के लिए बात करे और कहे कि उसमें से आपको जितना जॉब का सैलरी मिलेगा जॉब में, उसमें से इतना पैसा मैं ले लूँगा, ये परमिटेड नहीं है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो क्या आप ऐसा करेंगे? अलाउ? नो, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इमोल्यूमेंट्स इज प्रोहिबिटेड। तो ये इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज 2, अब ये क्या कहता है, क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक में बोला पे, तो वहाँ भी तो आपको ये दोनों बातें मिला ही था, जो आपको क्लाउज 2 में मिला था पे करने के लिए और क्लाउज 3 में मिला था एक्सेप्ट करने के लिए, तो वही सेम चीज़ का रिपीटेशन। क्या एक्सेप्ट करेंगे? सो एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी और ब्रोकर, किसी से भी आप कोई ब्रोकरेज या फीस इन सबों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिल रही है, तो आप इसके अलावा कोई सीक्रेट प्रॉफिट्स बेनिफिट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पार्ट थ्री दोनों के लिए है, आपको याद है, इन जनरल है। आप मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के, मतलब आपके ऊपर पार्ट 3 अप्लाई होता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप मेंबर हैं तो पार्ट 3 मिसकंडक्ट आपके ऊपर अप्लाई होता है। आप फेलो मेंबर नहीं है। कैन अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हु इज नॉट अ फेलो मेंबर कैन एक्ट एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट? तो आप फेलो मेंबर कब बनते हैं? जब आप 5 इयर्स तक एसोसिएट्स के रूप में काम कर चुके हों, प्रैक्टिस में या फिर आप जॉब में। तो 5 इयर्स अगर आपने कंप्लीट किया होगा तो आपको फेलो मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है और फिर जाकर फेलो मेंबरशिप मिलता है। तो आपने अलग अलग तरीके से जो प्रोफेशनल आपके सीनियर्स हैं उन लोगों को देखा होगा, FCS लिखते हुए और ACS। तो शुरुआत में ACS एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी और 5 इयर्स सर्विस में कंप्लीट हो जाए या प्रैक्टिस में कंप्लीट हो जाए, और जब आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई करो तो फिर आपको फेलो मेंबरशिप मिलेगा। अगर मिलने के बाद ही आप फेलो लिख सकते हैं, नहीं मिला है तो नहीं लिख सकते। आपने अप्लाई भी किया हुआ है और फेलो मेंबरशिप आपको नहीं मिला है तो आप नहीं लिख सकते हैं, याद रहे। सो ये क्लाउज कहता है कि कैन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज नॉट अ फेलो मेंबर कैन एक्ट एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट? नहीं। सो एक जनरल रूल है, आपने अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो अभी अप्लाई किया है तो आप ACS भी नहीं लिख सकते, और FCS आपने अप्लाई किया हुआ FCS के लिए, आप हैं ACS लिखना, आप लिख रहे हैं FCS, लोगों को बता रहे हैं आप FCS हैं। आप FCS के लिए अप्लाई कर रखा है, उससे पहले ही आप, जब तक आपको FCS नंबर मिला उससे पहले ही बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। इज इट्स ड्यूटी, क्लाउज 2। अच्छा देखो, अब यहाँ से हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये पार्ट 3 में है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? क्लाउज 2 ऑफ पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, उसको रेफर करते हुए क्वेश्चन क्या रहेगा? सो इज इट द ड्यूटी ऑफ द मेंबर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर और टू सप्लाई द रिक्वायरमेंट्स एज आस्क्ड फॉर बाय द काउंसिल? काउंसिल, उसकी कमिटी या अलग अलग किसी बोर्ड के सामने आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है वो इन्फॉर्मेशन देना आपका ड्यूटी है। यस, ये इन्फॉर्मेशन देना आपका ड्यूटी है। और नॉन कंप्लाइंस का मतलब है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैन अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी गिल्टी ऑफ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही गिव्स द फॉल्स इन्फॉर्मेशन? एक में आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, दूसरे में आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत दिया,
जब कभी भी आप किसी टेंडर में अप्लाई कर रहे थे, कहीं एडवर्टीजमेंट वगैरह के रिस्पांस में, आप इंक्वायरी के रिस्पांस में कहीं अप्लाई कर रहे थे, आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछा गया था आपने इन्फॉर्मेशन गलत दिया तो क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में होंगे? यस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। आ चुके हैं पार्ट 4 पे। यहाँ भी हमारे को 2 क्लाउज मिलेगा, 1 और 2। अगर कभी भी कोई भी मेंबर, अब ये याद है ना, हमने इसको कहा था अदर मिसकंडक्ट, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ये हम लोगों के प्राइवेट लाइफ की बात है कि अगर आप मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट का मेंबर है, मेंबर इन जनरल की बात है, आप मेंबर हैं, इंस्टीट्यूट का मेंबर हैं, तो आप का काम है कि प्रोफेशन के रेपुटेशन को बढ़ाना है, उसको खराब नहीं करना है। सो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए आपके ऊपर कुछ ड्यूटी इम्पोज किया गया है, इन ड्यूटी को समझिए। तो अगर फर्स्ट वन, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, अगर आपको कोई भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में इम्प्रिजनमेंट हुआ है 6 मंथ तक का, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने तक का, तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा। आप ऐसा कोई काम करें जिससे इस तरह का इम्प्रिजनमेंट, फाइन पेनल्टी नहीं, ये इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट अगर होता हो तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। क्लाउज 2 कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ब्रिंग्स डिसरेप्यूट ऑफ द प्रोफेशन। आप मारपीट कर रहे हैं, कहीं पे गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ये सारा चीज़ आप प्रोफेशन को डिसरेप्यूट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। प्रोफेशन को डिसरेप्यूट कर रहे हैं, ये क्या अलाउड है? नहीं, ये सब अलाउड नहीं है। इफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल brings disrepute to the profession or the institute as a result of his act, omission, whether the same relates to his professional work or not, or such other act, omission, does not fall under any of the items of first and second schedule, the member shall be deemed to be guilty of other misconduct. तो ऊपर आपको जो बताया गया था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट था, और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं वो है अदर मिसकंडक्ट। बट ये सब कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो आपने देखा था कि जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वहाँ पे केस टू केस सुना जाएगा, फैक्ट्स देखा जाएगा और अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लिया जाएगा। अब आ जाइए शेड्यूल 2 पे। शेड्यूल 2 में 3 पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर 10 क्लाउजेज है, पार्ट 2 के अंदर 4 क्लाउजेज है और पार्ट 3 के अंदर सिर्फ 1 क्लाउज है। आपको याद है ये CSP के लिए है, ये CSP प्लस इन सर्विस बोथ के लिए इन जनरल है, ये दोनों मिसकंडक्ट है। और लास्ट वाला अदर मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ये दोनों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये अदर मिसकंडक्ट। तो क्लाउज 1 क्या कहता है? ये थोड़ा सीरियस नेचर का है, तो ये सारे के सारे सीरियस नेचर के हैं, उसी तरीके से आपको थोड़ा पढ़ना भी है। अब यहाँ से हमारा जो लिखने का तरीका होगा वो सब बदलेगा। अब यहाँ से जब जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर अ CSP, पहला तो CSP के लिए है, ये सब CSP के ऊपर आएगा। वेदर अ CSP कैन डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन acquired by him during the course of his professional engagement, क्या आपको आपके प्रोफेशनल वर्क में क्लाइंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं? तो आंसर लिखने से पहले शुरुआत हम लोग कैसे कर रहे थे? कहेंगे क्लाउज 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 हो गया, शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कहेंगे नो CSP कैन नॉट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट। बाकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लीजिए।
any communications acquired by a CSP in the course of his professional engagement on behalf of his client, any communication or any advice given by him to his client in the course and for the purpose of his engagement is a privileged communication and should not be disclosed. यहाँ से ये important line है, without the express consent of the client. क्लाइंट से जब तक एक्सप्रेस कंसेंट नहीं ऑब्टेन किया आपने, तब तक उसके इंफॉर्मेशन को आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन की तरह ट्रीट करेंगे और किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करेंगे. क्लॉज 2, फिर क्वेश्चन क्या आएगा? कैन अ CSP सर्टिफाई और सबमिट इन हिज नेम अ रिपोर्ट of an examination of the matters relating to CSP without examination of such a statement. आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करोगे जिसके लिए किसी स्टेटमेंट, उसके लिए कुछ आपको पेपर्स देखने थे, एग्जामिन करना था, आप बिना उन सारे इंफॉर्मेशंस को एग्जामिन किए बिना ही सर्टिफाई करना चाहते हो, आपने सर्टिफाई कर दिया है, तो ये गलत होगा ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. नो. तो आंसर जब आप लिखेंगे तो फिर से ध्यान रखना है. अब क्या लिख रहे हैं? क्लॉज 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, नो अ CSP कैन नॉट सर्टिफाई और सबमिट इन हिज नेम अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनी secretarial practice without examination of such statement. बाकी एक्सप्लेनेशन है, सो ये आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा. सच सर्टिफिकेशन और सबमिशन विदाउट एग्जामिनेशन वुड अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. Likewise, clause 3, can a CSP permit use of his or his firm's name in connection with any report or statement contingent upon future transaction in a manner which may lead to the belief that the vouches for the accuracy of the forecast. क्या आप ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिससे उसके किसी भी क्लाइंट के फ्यूचर शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके फ्यूचर अर्निंग कैपेबिलिटी को आप सर्टिफाई कर दें? नहीं, ये ऐसा करना गलत होगा. नो. एज पर क्लॉज 3 ऑफ पार्ट 1 of schedule 2 of CS Act 1980, a CSP shall not certify any possible happening, non-happening, or give a report about the future. It would be improper for a CSP to certify future earning capacity, future shareholding pattern. फ्यूचर में क्या होगा तुम कैसे बता सकते हो? सिर्फ अपने फीस के चक्कर में किसी इस तरह के डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई नहीं करो. फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और सिमिलर फ्यूचर फिगर्स, सो सर्टेन होना होगा, सर्टेनिटी होनी होगी. हर डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करने से पहले उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. सो क्लॉज 4 क्या कहता है? कैन अ CSP एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन एनी रिपोर्ट और स्टेटमेंट गिवन टू एनी बिजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही और हिज फर्म और अ पार्टनर इन हिज फर्म हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 25% ऑफ द वोटिंग पावर. अगर आपका किसी कंपनी में 25% ऑफ वोटिंग पावर है, इसका मतलब है कि आपका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. 25% और मोर अगर वोटिंग पावर हो जाए, इसको कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. तो क्या आप ऐसे किसी कंपनी के लिए कोई स्टेटमेंट साइन कर सकते हैं? नो. A CSP cannot express his opinion on any report or statement given to any business or enterprises in which he or his firm or his partner having the substantial interest. क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन में आ जाएगा you are holding shares of ABC Limited 30% शेयर होल्डिंग. 30% बोल दिया, तो जैसे 30% बोल दिया आप समझ गए कि you are holding a substantial interest in ABC Limited. In that case, as a CSP, you cannot express your opinion on any report of ABC Limited. And if you are doing so, you shall be deemed to be guilty of professional misconduct.
Clause 5. What will happen if CSP fails to disclose a material fact? Material fact, जब कभी भी आप कोई स्टेटमेंट को साइन करो, रिपोर्ट दो, तो ऑब्वियसली मटेरियल फैक्ट बताना तो कंपलसरी है। मटेरियल फैक्ट अगर आप नहीं बताते हैं, कहीं पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आपने देखा, कोई ऐसी बात देखा जिससे किसी इन्वेस्टर को अगर ये पता हो तो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, और अगर नहीं पता हो तो उसको एक डिसीजन लेने के बाद एक बड़ा हार्म हो सकता है। मटेरियल फैक्ट है। CSP shall be deemed to be the guilty of material professional misconduct if he fails to disclose material fact. आप CSP हैं, आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देखा और उसके बाद देखा कि हाँ इस तरह की बात है जिसको बताना चाहिए था, ये फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, बट आप इन बातों को उसमें नहीं बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, मटेरियल फैक्ट को कंसील कर रहे हो, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं। यू शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो ये मटेरियल फैक्ट को बताना जरूरी है। एक तो अभी आपने क्या किया, फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, दूसरा है फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये भी आपके लिए सिमिलर तरह की इस सिचुएशन को डील करा, सिमिलर सिचुएशन। सो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर गिल्टी फाउंड किए जाएंगे। ग्रॉस नेग्लिजेंट, आप पेपर का ड्यू डिलीजेंस मीन्स उसको पूरी तरीके से देखना, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग द ड्यू डिलीजेंस और यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्टिंग ऑफ योर प्रोफेशनल ड्यूटीज। आपको एनुअल रिटर्न साइन करने के लिए दिया गया, आप पूरा डॉक्यूमेंट ही नहीं देख रहे, आपको सेक्रेटरियल ऑडिट दिया गया, आप पूरा डॉक्यूमेंट को देख ही नहीं रहे, आप पूरे जो एक्ट का एप्लीकेशन है उसको आप ड्यू डिलीजेंट नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट कंपनी से उसके ऊपर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे, आपने सिर्फ उसको बोला ओके ठीक है मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूँ, आप सर्टिफिकेट साइन करके भेज दें। सो इन दैट केस यू शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये क्लाउज 7 को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारा इंपॉर्टेंट है, बट अगर ज़्यादातर इस तरह की गलतियाँ होती है उसको अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो क्लाउजेज हैं तो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके बाद what happens if a CSP fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of an opinion or its exceptions are sufficient material to negate the opinion of expression of opinion। आप किसी भी ऑडिट कर रहे हैं, आपको अपना ओपिनियन देने से पहले आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बट आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बाद भी आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो इट इज अज्यूम्ड, लॉ अज्यूम करता है यू मस्ट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड यू मस्ट एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज you should not express your opinion. But in spite of that you are expressing your opinion, it means you shall be deemed to be guilty of your professional misconduct. Clause 9, what happens if the CSP fails to invite attention to any material departure from generally accepted procedures relating to secretarial practice? So secretarial standards बताए गए हैं, आपको पहले तो देखना है कि secretarial standards फॉलो किए गए हैं कि नहीं। आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को साइन करते हुए बोर्ड से रिलेटेड प्रोसीजर्स को चेक कर रहे हो, तो यू मस्ट सी वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, जनरल मीटिंग 2। लेकिन इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो जहाँ पे जिसके लिए कोई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, तो उस केस में आप क्या करोगे, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स को चेक करोगे। सेक्रेटरियल प्रोसीजर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द CSP टू इन्वाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर। और अगर क्लाइंट कंपनी का जो प्रैक्टिस है वो जनरली एक्सेप्टेड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से मटेरियल डिपार्चर है, तो आपका काम है इन बातों को जरूर से एक्सप्रेस करना। और इफ़ यू आर नॉट inviting attention on those points, it means you shall be deemed to be guilty of professional misconduct as per clause 9 of part 1 of schedule 2 of Company Secretaries Act 1980। so part 1 के अंदर ये लास्ट क्लाउज है, क्लाउज 10,
सो व्हाट हैपेंस इफ CSP फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट, ये है इंपॉर्टेंट, अदर देन फी और रेम्यूनरेशन। फी और रेम्यूनरेशन के अलावा अगर क्लाइंट ने आपको कोई पैसा दिया है तो आपका काम है उसको बिल्कुल सेपरेट रखना, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना और उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना जिस पर्पज़ के लिए दिया है। और अगर आप फेल करते हैं इस काम में तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 1 में 10 आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया, पार्ट 2 में आपको 4 मिलने चाहिए। ये इन रिलेशन टू नॉट ओनली इन सर्विस बट आल्सो टू दी इन जनरल है। यहाँ ये वर्ड जनरली रहेगा, ये दोनों के लिए है, CSP है या इन सर्विस है या अदरवाइज, सो सारे मेंबर्स के लिए, सो इंस्टीट्यूट के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगा। तो यहाँ से हमारे को 4 क्लाउजेस। क्लाउज 1, व्हाट हैपेंस इफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट contravenes any of the provisions of Company Secretaries Act 1980 or regulations made thereunder by guidelines issued by the council। मैंने तो शुरुआत में बोला था कि ये हर कंपनी सेक्रेटरी का काम है, मेंबर जो भी हैं, कि आपको अबाइड करना है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, रेगुलेशंस हैं 1982 और टाइम टू टाइम काउंसिल ने जो भी गाइडलाइंस बनाए हैं उसको कंट्राविन नहीं करना है, अदरवाइज यू शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो इन जनरल बात है। क्लाउज 2, discloses, can a member of the institute disclose confidential information acquired by him in the course। आप ये पहले भी सीख चुके हैं कि अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है इन कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अभी आपको एम्प्लॉयमेंट में दिया गया है, पहले आपको आप CSP थे तो वहाँ क्लाइंट से मिला था, तो भी आपको इसको अपने पास सीक्रेट रखना है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी नेचर का हो सकता है, ये टेक्निकल सीक्रेट हो सकता है। कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और बहुत ही कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके पास होता है, आप उन सबों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है अनटिल और अनलेस जो आपका वर्किंग जो होता है उसके अंदर शेयर करने के लिए जो पैरामीटर बताया गया है उन्हीं के अंदर रहना है। तो ये आप अगर करते हैं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी फाउंड होंगे। Clause 3, what happens if a member of the institute whether in practice or not include any particulars knowing them to be false in any information statement return। तो अगर आप ऐसा कुछ होता है तो you shall be deemed to be guilty of misconduct। तो आपका काम है कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं देना है। What happens if the member of the institute whether in practice or not, कभी कोई पैसे की हेरा फेरी है ना, इम्बेजलमेंट वगैरह नहीं करना है, डिफॉल्केशंस नहीं करना है, सो थेफ्ट चोरी वगैरह ये सब चीज़ों में नहीं संलग्न होना है, तो पैसे का गबन नहीं करना है, अदरवाइज यू शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पार्ट 3 में सिर्फ एक और एक ही मिलेगा, ये लास्ट है और आपको ये याद दिलाएगा जब हम लोग शेड्यूल 1 में सीख रहे थे तो उसमें भी पार्ट 4 में आया था, अब ये यहाँ पे शेड्यूल 2 में पार्ट 3 में है, बिकॉज यही लास्ट है। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ से ज़्यादा, वहाँ पे 6 मंथ तक था, 6 मंथ से ज़्यादा है, तब जाकर क्या होगा, यू शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। बट ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जब मैटर जाएगा तो वहाँ पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को चेक किया जाएगा। ये आपको जितना मैंने अभी तक सिखाया है इन सबों को कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको पढ़ के बार बार चेक कर लेना है, और आपका जो नोट्स है इस नोट्स में क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस रहे हैं उन सबों को इंक्लूड किया गया, तो आपको इन सबों को करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्का है। एक बार नोट से भी देखते हुए चलते हैं, ये सब कुछ सीख चुके थे और ये सब कुछ अभी जस्ट सीखा हमने, क्लॉज वगैरह।
आपको जहाँ कहीं भी कोई भी अमेंडमेंट है आया है, वो सब कुछ अमेंडमेंट इसके अंदर ऑलरेडी दिया गया है। तो जैसे आप देखिए क्लॉज 5, तो क्लॉज 5 के अंदर ये आपको ये जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको डिटेल में इन सबों को पढ़ना है। तो ये सब कुछ आपको एडवर्टीजमेंट, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर परमिटेड फॉर सीएसपी टू मीन टू एडवर्टाइज, आप एडवर्टीजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका आपको बताया गया है, ये सब को सीख लेना है, पढ़ लेना है। रेस्ट्रिक्शंस एडवर्टीजमेंट किस तरीके से नहीं करना है उसका पूरा एक जो गाइडलाइन काउंसिल की तरफ से बताया गया है, तो ये सब को भी आपको पढ़ लेना है एक बार। लाइकवाइज क्लॉज 6 के अंदर फॉलोइंग्स आर नॉट परमिटेड। सॉलिसिटेशन के लिए आप क्लाइंट से काम को सॉलिसिट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट सर्कुलर वगैरह देने के बारे में हमने सीखा था क्लॉज 6 में, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, किस तरह का सर्कुलर एडवर्टीजमेंट नहीं देना है, ये सब चीज़ों को, और क्या क्या अलाउड है वो सब कुछ भी दिया गया है। तो पब्लिशिंग इन द जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सब अलाउड है, आप पढ़ेंगे तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पब्लिशिंग इन प्रोफेशनल जर्नल, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, सेंडिंग न्यू ईयर्स सीजनल ग्रीटिंग्स विदाउट नरेटिंग लिस्ट ऑफ सर्विसेज। जब आप ग्रीटिंग्स भेजें तो ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं लोगों को, क्लाइंट्स को, बट उसमें आपको सर्विसेज लिस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि आप ग्रीटिंग्स के साथ साथ पूरा आपने एक पूरा पेज क्या क्या काम करते हैं ये सब लिखवाया। अपीयरेंस इन ऑल इंडिया रेडियो टीवी प्राइवेट, जहाँ कहीं भी स्टेज इन प्राइवेट कैपेसिटी एज ए स्पीकर, ये सब कर सकते हैं। सबों को एक बार जस्ट रीड आउट कर जाएंगे। जहाँ कहीं भी जो अमेंडमेंट रहेगा और जो क्वेश्चंस एग्जाम का पूछा गया है मैंने इंक्लूड कर दिया है अलोंग विद द आंसर्स। तो आपको ये दिया गया जैसे राकेश, अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हैज एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ secretarial auditor previously held by the company's another company secretary in practice by communicating through SMS। तो आपको ये क्लाउज 8 का याद दिलाएगा, जब मैंने आपको कहा था कि कंपनी सेक्रेटरी दूसरे कंपनी सेक्रेटरी का कोई जब काम उसको मिला है तो पहले उसको कम्युनिकेट करना, उसका प्रोफेशनल कर्टसी और प्रोफेशनल एथिक्स है, तो ये आपको करना है। एथिक्स ही नहीं, आपका ड्यूटी है क्लाउज 8 लिखना है इसी तरीके से, क्लाउज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। बाकी बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी क्लाउज आपने सीखा है इन सबों में से जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है ये टाइम जगह जगह पे एट अप्रोप्रिएट प्लेस पे प्लेस किया हुआ है विद हिंट आंसर्स। हिंट आंसर्स को देखिए और इस तरीके से आप एग्जाम का क्वेश्चंस को तैयार करने का कोशिश कीजिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द वोटिंग पावर। ये देखिए ये सब कुछ आपको बता दिया गया। फॉलोइंग गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय द काउंसिल सो फार, इस तरह का गाइडलाइंस इशू किया गया है काउंसिल ने। टाइम टू टाइम इन गाइडलाइंस को हमारे को फॉलो करना है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ उसका हिंट आंसर के साथ दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन आप सीख चुके हैं। एक और टॉपिक आता है वह है मल्टी डिसिप्लिनरी और मेगा फॉर्म। सो ये एक नए समय के साथ चलने की डिमांड है, ज़रूरत है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरीज का जो एक्ट है 1980 का है और काफ़ी समय इस प्रोफेशन को नहीं हुआ है। सो इसीलिए अभी तक जितने भी मेंबर्स हैं वो एक छोटे छोटे मेंबर्स के ग्रुप में काम करते हैं। अगर आप कोई सीएसपी का फॉर्म देखिए, या तो सोल प्रोप्राइटर का है वो अकेले उसको हैंडल करते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या ज़्यादातर किसी फॉर्म में 8 और 10 मेंबर्स हो जाएं तो काफ़ी बड़ा फॉर्म बन जाता है, ग्रुप हो जाता है और सारे के सारे सीएसपी हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ आती है कि जब क्लाइंट आपके पास अप्रोच करता है तो क्लाइंट अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्क के लिए अप्रोच करता है एक साथ। तो जैसे उसमें अकाउंटेंसी का भी वर्क हो सकता है, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी वर्क हो सकता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी चीज़ों के बारे में आपसे काम डिस्कस करते हैं वो, और वो चाहते हैं कि एक ही रूफ के नीचे वो सारे काम हो जाए। तो ऐसे में
अगर आपको एक मेगा फॉर्म बनाने की इजाज़त नहीं मिलेगी या मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म आप नहीं बना पाएंगे जिसमें अलग अलग जो इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं वो आपके साथ मेंबर्स पार्टनरशिप में हों, तभी जाकर आप इस तरह का काम ले सकते हैं। सो ये मैंने शुरुआत में ही जब आपको सिखाया था तो आपके पास ये देखिए, आपके पास पार्टनरशिप के लिए बोला था कि आपको याद रखना है क्लॉज 4 पे पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इन सबों के साथ मिलकर, और आप प्रॉफिट में शेयरिंग कर सकते हैं इन सबों के साथ मिलके, लेन देन दोनों ही कर सकते हैं। तो अगर आप क्लॉज 4 के ऊपर ध्यान रखो, ये यहाँ से है ना हम लोगों की बात, क्लॉज 3 भी इसमें है, 2 भी है, बेसिकली क्लॉज 4 की बात कर रहे हैं। तो क्लॉज 4 में अगर हम लोग एक LLP बना ले, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म। सो पार्टनरशिप को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट में कवर करते हैं, अगर उसको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये एक LLP बन जाता है। तो LLP में अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग पार्टनर्स रखें जो CA इंस्टीट्यूट के भी हैं, मतलब आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं और CMA भी हैं, उसमें MBAs भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो फॉर्म का रूप है वो थोड़ा बड़ा चाहिए। तो ये पार्टनरशिप में आप 25 और मोर पार्टनर्स का जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं मेगा फॉर्म। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन याद रखना कि पार्टनरशिप फॉर्म विद मोर देन 25 पार्टनर्स इज अ मेगा फॉर्म, और आप इसको बना सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना कि अगर दो तरीके से पार्टनरशिप बनता है, या तो पार्टनरशिप एक्ट 1930 में बनाओ या फिर आप LLP एक्ट में बनाओ, दोनों में ही आपको क्या बात याद रखना है, LLP में तो अगर आप बनाते हैं तो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उस समय आपको ना सेक्शन 464 को भी ध्यान रखना है, और ये कहता है कि अगर आप 50 से ज़्यादा मेंबर्स आपके साथ पार्टनरशिप में हैं, पर्सन्स हैं, तो वो इलीगल फॉर्म हो जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पर लिमिटेशन है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में रहें तो हमारे पास लिमिटेशन है कि हम लोग 50 से ऊपर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन और बेहतर सुटेबल अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप LLP का मोड लीजिए जहाँ पे आप 2 से लेकर अनलिमिटेड तक जा सकते हैं। बट अभी जो मेगा फॉर्म की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर 25 से ज़्यादा पार्टनर्स को मेगा फॉर्म कहते हैं। तो इन सारे चेंजेस, रेगुलेशन में चेंजेस दिए गए सो दैट कि मेगा फॉर्म बना सके आप, अलग अलग दूसरे प्रोफेशन के मेंबर्स के साथ मिलकर आप कोलैबोरेशन कर सके और LLP तैयार कर सके। इन सबों का प्री रिक्विजिट क्या होगा, ऑब्वियसली अलग अलग लोग अगर पार्टनरशिप में हैं तो एक ही तरीके से उनका सबका माइंडसेट होना चाहिए, ईगो क्लास नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फेथ पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल फेथ अगर है तभी चलेगा, नहीं है तो डिसीजन एक तरीके से लिया जाना चाहिए, फिनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, फाउंडर पार्टनर्स का इक्वल स्टेटस, सबका इक्वल स्टेटस रहे। सो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी शॉर्ट रेगुलर इंटरवल पर किया जाता रहना चाहिए, जो एक्चुअली मेन मोटिव है कि पार्टनर्स आपके साथ क्यों जुड़े, रेगुलर इनकम होता रहना चाहिए उसका। सो वन शुड नॉट पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, सबकी बातों को इक्वली रखा जाए, इससे सबका बेनिफिट होगा। और रिस्क वगैरह भी देख सकते हैं, ये सब रिस्क तो रहेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, डोमिनेंस ऑफ सीनियर पार्टनर्स ओवर यंगर पार्टनर्स, ये सब कुछ तो बात रहेगी। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ने से समझ में आएगा किस तरीके से इसको बना सकते हैं, एग्रीमेंट बना के बना सकते हैं। एग्रीमेंट बनाइए, सब चीज़ों को डिस्कस कीजिए, सब चीज़ों का आपके पास क्लियर, आपके क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का काम होगा, किस तरीके से क्लाइंट रिलेशन रहेगा। इन सबों को करके आप एक एग्रीमेंट बनाकर, और LLP अगर बनाना चाहते हैं तो LLP एक्ट में आप उसको रजिस्ट्रेशन करा लें। तो इनकॉर्पोरेशन आप LLP एक्ट में करवा के इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म या फिर मेगा फॉर्म बना सकते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा आपको एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया वो सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब आ जाइए जहाँ पे हम लोग इन सर्विस वालों की बात करते हैं, तो शुरुआत से चलते हैं, शुरुआत के जो पॉइंट्स हैं उन सबों को भी
एक बार डिस्कस करते हुए चले। कंपनी सेक्रेटरी का जो डेफिनेशन है ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया है, और वो भी यही कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। एक्चुअली मदर एक्ट तो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 ही है और डेफिनेशन वहीं पे डिफाइन है, बाकी सारे जगह पे उसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे इसको रेफरेंस दिया है, रेफर किया है, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी, बाकी रेफर्ड कर दिया गया एज डिफाइंड इन सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट एंड हु इज अपॉइंटेड टू बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। 21C जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट का है वहाँ पर डेफिनेशन है पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जब तक आप मेंबर नहीं है तब तक आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। और फंक्शंस की बात हुई थी तो फंक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 205 पे है। फंक्शंस है कि बोर्ड के कंप्लाइंस, रिपोर्ट टू दी बोर्ड अबाउट कंप्लाइंस, कंपनी के कंप्लाइंस के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना, और बोर्ड जो कोई और भी ड्यूटीज़ दे उसको आपको कंप्लीट करना। ड्यूटी अलग अलग टाइप का, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोर्ड आपको दे सकता है, बट उसको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है स्टैट्यूटरी ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में। इन सबों का पढ़िएगा। स्टैट्यूटरी ऑफिसर का मतलब होता है स्टैट्यूट, लॉ का कंप्लाइंस, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लीकेबल लॉ है उनको कंप्लाई करने के लिए स्टैट्यूटरी ऑफिसर के रूप में आप है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे यूनियन है, चाहे इन्वेस्टर्स है, इन सबों के साथ जो कोऑर्डिनेट करने वाला पर्सन होता है तो ये कोऑर्डिनेटर होता है। सो ब्रीफली आप इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए चले जाएंगे। स्टैट्यूटरी ऑफिसर, स्टैट्यूटरी ऑफिसर अलग अलग एक्ट के अंदर आप स्टैट्यूटरी ऑफिसर हैं। कोऑर्डिनेटर, इन सबों के हेडिंग्स को भी आप रीड आउट कर लेंगे। ये कोऑर्डिनेटर है बोर्ड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ रिलेशन, बोर्ड के साथ रिलेशन, अदर फंक्शनरीज के साथ रिलेशन, ट्रेड यूनियन के साथ कोऑर्डिनेट करना, ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, शेयर होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिटी एट लार्ज के साथ कोऑर्डिनेट करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में भी डिफरेंट कंपनीज में अपॉइंटमेंट कई बार सिचुएशन में होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी आपको मिल सकता है, कई बार फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी मिल सकता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल मिल सकता है, बट अब ये सब पुराना कंसेप्ट है। इन सबों के लिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एचआर देखता है। पर ठीक है, आप इसको पढ़ के चले जाएंगे। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स, पर्सनल एंड प्रॉपर्टीज़, और इसके अलावा स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज़ दी गई है। सब कंपनीज एक्ट से आ रहा है, जो आप पीछे कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हैं। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कंप्लाइंसेस का रिक्वायरमेंट्स विद रजिस्ट्रेशन या ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, साइनिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इन सबों को मैं यहाँ पर रिवाइज नहीं करूँगा। ये सब आप कंपनी लॉ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ये आपको पीछे के चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब सीख रहे थे। सेक्रेटरी ऑफ ऑडिट कमिटी के रूप में भी काम करते हैं आप। सेक्रेटरी एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ लिस्टेड कंपनी भी काम करते हैं। शेयर्स का डिमटेरियलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है, और अलग से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस का अपॉइंटमेंट, इसके लिए कुछ सेक्शन जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 203 रूल 8 ये आपको कहता है कि हर ऐसा लिस्टेड कंपनी और बाकी जितने भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, इन सबों में एक की मैनेजरियल पर्सनल केएमपी का अपॉइंटमेंट, फुल टाइम केएमपी का अपॉइंटमेंट होता है, और केएमपी आप केएमपी के रूप में भी होते हैं। सो 203 में आप सीख चुके हैं ये सब, और उन सबों का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 में है। केएमपी का डेफिनेशन ये सब पढ़ चुके हैं।
इसके अलावा 203 रूल 8 और 8A को पढ़ने से ये भी पता लगता है कि लिस्टेड कंपनी और बाकी जितने भी अनलिस्टेड प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, इन सबों का जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, सब में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। मैं एक बार जो डिफरेंस है थोड़ा बता देता हूँ। केएमपी, जब अपन केएमपी को बोल रहे हैं और जब आप कंपनी सेक्रेटरी को बोल रहे हैं, केएमपी के रूप में जब अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पे ऑल लिस्टेड कंपनी है और एवरी अदर पब्लिक कंपनी है। सो केएमपी में एवरी लिस्टेड कंपनी है और एवरी अदर पब्लिक कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है। और इसी में अगर प्राइवेट कंपनी ऐड कर दें यहाँ पे एवरी अदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो जैसे ये ऐड कर दें, जो ऐड करते ही कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट हो जाता है 10 करोड़ और मोर। जिस भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है वहाँ पे एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल होता है। बोर्ड में उनका अपॉइंटमेंट होता है और एक फॉर्म DIR 12, और अगर कभी KMP के रूप में जिस भी कंपनी में रिक्वायरमेंट है और अपॉइंटमेंट होता है तो MGT 14 भी अपॉइंटमेंट के बाद फाइल किया जाता है विद इन 30 डेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CS के रूप में जब अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट सिर्फ बोर्ड में होता है, और अगर सिर्फ CS के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है तो DIR 12, और अगर KMP भी है तो MGT 14 भी दोनों साथ में मिलाकर फाइल किया जाना है। कंपनी लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंजेस को भी बताना जरूरी है। रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं होता है, लेकिन हाँ इसके बाद टेक नोट जरूर बोर्ड में लिया जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी ने उसको रिजाइन कर दिया है। तो रिमूवल कैसे हो सकता है या रिजिग्नेशन कैसे हो सकता है, कैन बी रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड बोर्ड कैन रिकॉर्ड नॉट, यहाँ पे ये नहीं लिखा है बोर्ड शैल अप्रूव, बोर्ड कैन रिकॉर्ड, बोर्ड उसका टेक नोट ले सकती है और उसके बाद DIR 12 फाइल करके उसमें रिमूवल का भी होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी भी है और रिमूवल भी है। तो ये अब आप रिमूवल का फाइलिंग कर देते हैं विद इन 30 डेज। और उसके बाद जो एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, KMP का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम होता है, तो वहाँ भी एंट्री कर दी जाती है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी या KMP लिस्टेड कंपनी वगैरह में हो या बिग साइज कंपनी में हो तो एक जनरल नोटिस भी देना है, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी बताना है अगर कंपनी सेक्रेटरी लिस्टेड कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी थे तो, और जो वैकेंसी रहता है उसको विद इन 6 मंथ फिल किया जाना। कंप्लाइंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिस्टेड कंपनी में कंप्लाइंस ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट होता है। सेबी LODR रेगुलेशन 6 कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होगा जो कंप्लाइंस ऑफिसर होगा, और सेबी के जितने भी रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं उन सबों का कंप्लाइंस ऑफिसर दैट इज कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर होता है। इसके बाद जो हम लोगों ने सीखा था वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस CSP की बात सिर्फ डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 मिल ऑफ द कंपनीज एक्ट में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा हूँ, और वो कहता है कि डीम्ड टू बी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो ओरिजिनली ये सेक्शन 22 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में ही है, उसका रेफरेंस कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 में दिया गया है। तो ये ओरिजिनली जो है यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। इतना बहुत कुछ खास इसमें ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको एरिया बता दिया था ऑलरेडी, हाँ ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह स्कोप होता है और किस किस कंपनी में ज़रूरत होती है अपॉइंटमेंट की, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह की। ये अच्छा, ये है सेक्रेटरियल ऑडिट का रिक्वायरमेंट। तो ये अमेंडेड है सेक्शन, आप जरूर याद रखिएगा। सो कंपनीज सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के एरिया में सेक्रेटरियल ऑडिट आता है। सेक्रेटरियल ऑडिट किस कंपनी में अप्लाई होता है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर और टर्नओवर 150 करोड़ और मोर है। ऑल्दो ये सब सीख चुके हैं लेकिन इसको अभी ज़रूर पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट आया है।
और अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है कि इसमें एक ऐड कर दिया गया है, एवरी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी, जो लोन आउटस्टैंडिंग लोन अगर 100 करोड़ और मोर है तो ऐसे कंपनियों को भी एक ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है। और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा? तो सीएसपी ही करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो रिपोर्टिंग होती है सेक्रेटरियल ऑडिट की, वो MR3 में देते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अपनी रिपोर्ट कंपनी को देते हैं, जो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में रखा जाता है और शेयर होल्डर्स को एड्रेस्ड होता है, जिसके अंदर ये सारे लॉ को कंप्लाइंस किया है कंपनी ने या नहीं, ये सब कुछ सारी बातें की गई होती है। उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये एक प्रोसीजर दिया गया है, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। बोर्ड में उनका अपॉइंटमेंट होता है, बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएसपी उनके साथ बात होगी और स्कोप बताया जाता है, उसके बाद फाइनलाइज होता है, बोर्ड मीटिंग में उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट के बाद उनको उनका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर है वो कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक होता है, एजीएम पे जाके उनका ऑफिस सीज हो जाता है। रिमूवल, इसके बीच में अगर रिमूवल करना है तो कंपनी एज पर द टर्म्स ऑफ कंडीशंस, जो अपॉइंटमेंट है उसके हिसाब से रिमूवल कर सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में अगर फॉल करेंगे तभी आपका रिमूवल हो जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का फंक्शंस, वो सब कुछ आपको एक ब्रीफ में यहाँ पर बताया गया है। बहुत अलग अलग वर्सेटाइल फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में काम कर सकते हैं, ज़रूर यहाँ पे इन सबों को पढ़ लोगे। और डेजिग्नेशन किस तरीके से यूज़ करते हैं इसको अपन पढ़ चुके हैं, जब अपन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ा था तो उसमें आप जो जो क्वालिफिकेशन रखते हैं आप उसको लिख सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपने नाम के नीचे इन होल टाइम प्रैक्टिस या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सब भी आपको बताया था। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप अपने नाम के आगे CS वर्ड लिख सकते हैं, ये प्रीफिक्स जो है इसको काउंसिल ने अलाउ किया है, सो दैट कि आपके प्रोफेशन आपके नाम के साथ डिस्टिंग्विश हो सके, और एक लोगो मेंबर्स के लिए दिया गया है। ये कंसेप्ट वगैरह बताया गया है कि क्यों इस तरह का लोगो यूज़ किया जाता है और क्या है इसके पीछे मकसद। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। होपफुली आप ये पर्टिकुलर जो सीट आपको दिया था मैंने, इसको खूब अच्छे से एक बार, 2 बार, 3 बार रीड आउट करेंगे और इसके ऊपर अच्छी पकड़ बना कर रखेंगे। बाकी इन सबों को भी ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि 5+5 मार्क्स में से ये 5 मार्क्स यहाँ से हो और बाकी जो एरिया रहता है उसमें से 5 मार्क्स रहे। कई बार इस तरह का हो सकता है, तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ज़रूर काम कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट।